पहला सौदा में आप सबका स्वागत है। हमारे एक्सपर्ट्स का पूरा दमदार पैनल है। हमारे साथ तकनीकी राय देने के लिए राजेश सातपुते और साथ ही वायदा कारोबार की रणनीति हम ले रहे हैं सिद्धार्थ भामरे से, और फंडामेंटल राय के लिए हमारे साथ अब है मेहरबुन ईरानी निर्मल मंग सिक्योरिटीज की। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। लेकिन इससे पहले स्टॉक्स पर चर्चा करें। एक बार बाजारों के खुलने की तैयारी होती दिख रही है प्री ओपनिंग सेशन में। एसडीएक्स निफ्टी रिकवर करता लोअर लेवल से, और वजह साफ है आपकी स्क्रीन पर नीचे देखिए। हैंग सेंग और शंघाई के बाजार दोनों ही अच्छी मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। निक्के के बाजारों में हरे निशान के साथ कारोबार होता दिख रहा है। तो एशियाई बाजारों की मजबूती शायद भारतीय बाजारों में शुरुआती तौर पर एक राहत देने का काम कर सकती है। ये संकेत आते हुए दिख रहे हैं दुनिया भर के बाजारों से। 8 अंक नीचे शुरुआत की है हमने सेंसेक्स पर, और निफ्टी 18 अंक ऊपर खुलता हुआ दिख रहा है। एनटीपीसी का स्टॉक है 5% ऊपर। इंडसइंड बैंक में 2% के आसपास की तेजी, लेकिन विप्रो का स्टॉक नजर रखिए इस पर कमजोर नतीजे और आगे के लिए पहली तिमाही का गाइडेंस और ज्यादा कमजोर। स्टॉक पर है 9% का बड़ा कट पहली टिक पर यहां पर प्री ओपनिंग सेशन में आता हुआ दिखा। देखना होगा विप्रो का स्टॉक किस तरह से आज शुरुआत करता है। लेकिन रुपए की चाल भी काफी अहम होगी, क्योंकि कल हमने 63 का लेवल टूटते हुए देखा रुपए पर, लेकिन आखिर में बेहतरीन रिकवरी आती हुई दिखी और रुपए ने 62 रुपए 85 पैसे के लेवल पर एक क्लोजिंग दी है डॉलर के सामने। तो आज करेंसी मार्केट का रुझान भी देखना इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन इस बीच एचडीएफसी बैंक 3% ऊपर होता दिख रहा है। महिंद्रा एंड महिंद्रा में 3% के आसपास की तेजी बनती दिख रही है। एचडीएफसी भी 2.5% की मजबूती के साथ खुलने की तैयारी करता हुआ दिख रहा है। तो यह है शुरुआती कारोबार का रुझान इस वक्त का। रुपए की पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आती हुई दिख रही है। 62 रुपए 82 पैसे, कोई खास बदलाव नहीं। 3 पैसे की मजबूती रुपए में इस वक्त होती दिख रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ स्टॉक्स पर राय लेते हैं। और मेहरबुन, सबसे पहले शुरुआत आपसे बाजार की राय के साथ करना चाहता हूं। जिस तरह का करेक्शन हो चुका है, क्या अब यहां पर खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए या फिर कुछ और गिरावट का इंतजार किया जाए? क्या राय होगी आपकी इन्वेस्टर्स के लिए? अगर आप ओवरऑल मार्केट के बारे में पूछे तो मैं समझता हूं कि और भी फॉल बाकी हो सकती है। आई थिंक हमें समझना चाहिए कि पिछले 2-4 महीने से जो भी रैली आई थी वो करीबन सेंटीमेंट के लिए आई थी, लिक्विडिटी के लिए आई थी। हम लोग कहते थे कि वी आर रिलेटिवली बेटर देन मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, और मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा इम्प्रूविंग मैक्रोस, ये काफी इंडिया के फेवर में है। लेकिन माइक्रोस में अभी तक इम्प्रूवमेंट आई नहीं है। माइक्रोस का मतलब कॉर्पोरेट अर्निंग्स। ऑन द ग्राउंड अभी भी सिनेरियो इम्प्रूव नहीं हो रहा है, और करीबन शायद 6-9 महीने और लग सकते हैं बिफोर वी सी अर्निंग्स एक्चुअली इम्प्रूविंग। तो मार्केट में रेजिलियंस है क्या, ये जो डिसअपॉइंटमेंट इन अर्निंग्स जो है उसको सहन करने का? आई थिंक ये मूल सवाल आ जाता है। एनालिस्ट कम्युनिटी ने 2015-16 के जो एस्टीमेट किए थे, मैं समझता हूं 2016-17 में पुश फॉरवर्ड हो जाएंगे। तो देयर विल बी मोर अर्निंग्स डाउनग्रेड्स एंड अपग्रेड्स पोस्ट दिस मार्च क्वार्टर नंबर्स। इसके बाद जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ गया वो एफआईआई के टैक्स इश्यू का है। एंड आई थिंक ये इश्यू ऐसा है कि जिसे हम लाइटर वेन में पास कर देते हैं कि अल्टीमेटली सेटल हो जाएगा, अल्टीमेटली गवर्नमेंट को पैसे चाहिए, अल्टीमेटली गवर्नमेंट एफआईआई को प्लीज करेगा, बैकडोर एक ये हो जाएगी। लेकिन जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता इन सम वे और दी अदर, जिसमें मुझे डर लगता है कि काफी लंबा समय निकल जाएगा। आई पर्सनली फील दैट कैन ऐड मोर प्रेशर ऑन द मार्केट। ये तेजी की मार्केट जरूर है। 1 साल के बाद शायद हम लोग 10% यहां से हाई भी हो सकते हैं, लेकिन उसके पहले एक गिरावट जो अभी चालू है वो और थोड़ी बढ़ सकती है। दूसरा पॉइंट ये है कि मुझे लगता है कि भले हम लोग 10% अप हो 1 साल के बाद, आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट कि 50% ऑफ स्टॉक्स will be below today's price even after 1 year. So this is the stock specific market. आपका सवाल था कि क्या इन्वेस्टर्स को फॉल का फायदा उठाना चाहिए? मैं समझता हूं कि इन्वेस्टर्स को स्टॉक की लिस्ट बनानी चाहिए कि स्टॉक मेरे हाथ से छूट गया था, अगर ये भाव में आता है मैं खरीद लूंगा, बिकॉज अल्टीमेटली 1 year down the line the stock will be higher. I think that is the only policy which will work in favor of the market. क्योंकि अभी गैस करना 8,200 आएगा कि 7,800 आएगा, क्योंकि 8,200 के आसपास आएगा। मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ 9 में से 10 टेक्निकल एनालिस्ट आपको आके बोलेंगे अगर ये लेवल टूटेगा तो 8,000 के नीचे जाएंगे। तो अल्टीमेटली nobody knows how much more will fall. The only thing I can state is this is the bull market and this fall should be used but only to buy very selectively. और उसमें पुश लिस्ट में सन फार्मा को डालना चाहिए। जिस तरह से कल 10-11% टूटा है ये दाइची की हिस्सेदारी बेचने के बाद, कैसे अप्रोच कर रहे हैं अब आप सन फार्मा को इस करेक्शन के बाद? आई थिंक सन फार्मा मेरे टॉप 3 पिक्स थे फार्मा सेगमेंट में काफी सालों से। लेकिन अगर आप मुझे पूछे तो जस्ट बिकॉज द स्टॉक हैज कम डाउन बाय 30% शुड वन बाय इनटू इट फॉर द लॉन्गर टर्म? तो फंडामेंटली अगर आप मुझे पूछो तो मैं समझता हूँ आज भी स्टॉक काफी महंगा है।
खाली हाई के लेवल्स। लेकिन सन फार्मा मेरे 3-4 साल से जब भी आपने मुझे सवाल पूछा है, फोर्थ और फिफ्थ कौन सी है? जब भी आपने मुझे सवाल पूछा है कि फार्मा में बेस्ट पिक क्या, मैंने सन फार्मा कहा है। लेकिन सेकंड और थर्ड पता चल जाए, इसलिए मैं फोर्थ और फिफ्थ आपको पूछा। आई थिंक मैं लुपिन को इंक्लूड करूंगा। लेकिन सारे फार्मा स्टॉक्स महंगे हो चुके हैं और काफी लोगों ने आई थिंक कल से सवाल पूछा है कि इतनी सारी घटने के बाद सन फार्मा लेना चाहिए। हेमंत जी भी ये सवाल पूछ रहे, आप भी ये सवाल पूछ रहे। तो अल्टीमेटली द आंसर इज, इफ यू बिलीव इन द लॉन्गर टर्म, आंसर इज यस, बट प्योर फंडामेंटल बेसिस आज का भाव भी वैल्यूएशन के अनुसार महंगा है। आई थिंक जो डील अभी कल अनाउंस हुई है टेवा और माइलन के बीच में, आई थिंक इफ यू लुक एट द वैल्यूएशन ऑफ दोस कंपनीज, आई थिंक 10 के पी में और 13 के पी में जा रहे हैं। सन फार्मा का पी आप देखिए। अल्टीमेटली द एंड ऑफ इट ऑल मार्केट में हम लोग प्रीमियम देते हैं अच्छे कंपनीज को, बड़े कंपनीज को। सन फार्मा का वैल्यूएशन शायद और भी महंगा हो सकता है आगे चल के, तो शायद ये लेवल पर इफ यू बिलीव इन लिटिल बिट इन मोमेंटम एंड ऑल, तो यस यू कैन गो अहेड एंड बाय। तो प्योर फंडामेंटल बेसिस मैं कहूंगा आज भी महंगा है। लेकिन अगर कोई इन्वेस्टर मुझे पूछे कि जैसे आपने मुझे पूछा कि फायदा उठाना चाहे, मैं कहूंगा हाँ जी उठा जाइए। डिस्टिंक्टली पॉसिबल 1 साल के बाद द स्टॉक वुड बी बैक एट द 1100 रुपीज प्राइस। चलिए, अभी आपने जिक्र किया मेहरबून टेवा और माइलन की डील का। जी हाँ, टेवा ने माइलन को एक्वायर करने के लिए $40 बिलियन की एक डील का अनाउंसमेंट किया है। इसके भारतीय फार्मा इंडस्ट्री पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, इस पर बात करने के लिए farmasia.news.com के विकास जानेकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाय विकास, गुड मॉर्निंग। आपसे जानना चाहेंगे कि भारत पर इस डील का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, खास तौर पर नैटको फार्मा पर। काफी सारी अलग अलग बयान आ रहे हैं कि कोई कह रहा है मुश्किल हो सकती है, कोई कह रहा है कि अगर कोई एक नई डील कर लें ये तो उनके लिए राहत की बात भी हो सकती है। आप कैसे देख रहे हैं इसे? जी, शुरुआत में तो ये बोलूंगा कि अभी थोड़ा प्रीमेच्योर है कुछ फाइनली कमेंट करना, क्योंकि ये डील बहुत सारे लेयर से गुजरेगी। पहले तो बिड्स होंगे, फिर काउंटर बिड्स होंगे शायद, और फिर एंटी ट्रस्ट के इश्यूज भी आएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक साइज निर्माण होने वाला है इसके चलते। जहां तक के नैटको के लिंक्स माइलन के साथ हैं और कोपैक्सॉन की बात है, तो अभी तक तो कोपैक्सॉन का अप्रूवल माइलन को नहीं मिला है, जबकि कॉम्पिटिटर जो है सैंडोज मोमेंटा उनको मिल चुका है। और इसके ऊपर बहुत ज्यादा कुछ बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पता नहीं है कि अप्रूवल्स रुका है कि नहीं रुका है। ओवरऑल मेरा मानना यह है कि जहां तक कि कोपैक्सॉन 20 mg का अप्रूवल का सवाल है, वो मतलब उसमें नेगेटिव तो कुछ भी नहीं दिख रहा है अभी तक। नेगेटिव रही, लेकिन नेटको फार्मा के लिए क्या किसी तरह का कोई असर पड़ता हुआ दिखेगा? पॉजिटिव साइड पर लोग अंदाजा लगा रहे हैं शायद अगर डील हो जाए तो ऐसा हो सकता है। क्या आप भी यही समझते हैं विकास? जी, कोपैक्सॉन टेवा का प्रोडक्ट है और सैंडोज और मोमेंटा मतलब उनको अप्रूवल मिल चुका है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन के लिए एक थोड़ा सा डिले हो सकता है, लेकिन सैंडोज मोमेंटा शायद लॉन्च भी कर दे, उसके बारे में बोल नहीं सकते हैं। जहां तक कि अगर टेवा ने माइलन को ले लिया, खरीद भी लिया, तो भी ऐसा हो सकता है थियोरेटिकली कि नैटको को अपने से लॉन्च करना पड़ सकता है, या तो फिर और कोई उसके पार्टनर्स मिल जाएं जो कोपैक्सॉन को आगे लेके चले। तो लॉन्च तो है ही, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। और जहां तक कि अपॉर्चुनिटी का प्रश्न है, वो तो अपॉर्चुनिटी कहीं जाने वाला नहीं है, क्योंकि जेनेरिक कोपैक्सॉन का अभी भी 40 mg पे तब्दीली होने के बाद भी काफी बड़ा अपॉर्चुनिटी है अभी। ओके, चलिए, शुक्रिया विकास आपका इस जानकारी के लिए। राजेश जी, मेरा सवाल आपसे टायर कंपनियों के शेयरों पर है। अपोलो टायर, जेके टायर, सीएट, कैसे लग रहे हैं ये शेयर? क्योंकि खबरें कुछ खास अच्छी नहीं है। इंटरनेशनल रबर प्राइसेस जो देखिए पिछले 2 दिन में बढ़े हैं, करीब 2 दिन में 5% की बढ़त यहां पर देखने को मिल चुकी है। और 5 ट्रेडिंग सेशंस में अगर आप क्रूड ऑयल के प्राइसेस देखिए, वहां पर भी उछाल देखने को मिला है। कुछ लोग कह रहे हैं कि टायर कंपनियां शायद प्रेशर में रह सकती हैं। अच्छा रनअप भी इन कंपनियों ने दिखाया है। कहीं दबाव के संकेत आपको दिख रहे हैं चार्ट्स पर इनमें? देखिए, यहाँ पे मैं अपोलो टायर का चार्ट देख रहा था। अपोलो टायर में बहुत ही शार्प करेक्शन हमने देखा पिछली सीरीज में, और इस सीरीज में एक टेक्निकल पुलबैक देखा, एक रिलीफ रैली देखी थी। हमने देखा 250 से लेके करीबन 150-155 तक का इसमें करेक्शन आया था, ऑलमोस्ट 100 रुपीज का करेक्शन।
आई बिलीव कि इसमें जितना निगेटिविटी होना चाहिए एज फार एज द प्राइस इज कंसर्न वो हो चुका है, और इसमें एक टेक्निकल पुल बैक हमने देखा 150 से लेके 190 तक। तो मुझे लगता है कि 150 और 190 ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रेंज रहेगा अपोलो टायर के लिए। रही बात बाइंग की, तो डेफिनेटली मैं बाय ऑन डिप की सलाह दूंगा, स्पेशली इन अपोलो टायर्स, क्योंकि इनफैक्ट इसमें हमारा रिकमेंडेशन भी था बाय ऑन डिप का। और करंट मार्केट प्राइस पे मुझे लगता है कि अगर ये 160-165 के आसपास अगर मुझे मिलता है तो मुझे लगता है कि इसमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी फिर से बनेगी, और फिर से हम इसमें 200 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि अगर फंडामेंटल ट्रिगर है, निगेटिव है, तो वो सिर्फ एक बाय ऑन डिप्स अपॉर्चुनिटी देगा अपोलो टायर्स में, और इसको इसी तरह से देखना चाहिए टायर इंडस्ट्री, स्पेशली अपोलो टायर्स को। ओके, लेकिन इस बीच देखिए दो स्टॉक इंटरेस्टिंगली हरे निशान के साथ खुलने की तैयारी करते हुए दिख रहे हैं प्री ओपनिंग सेशन में। पहला है लीवर, जहां पर 4.5-5% की कमजोरी कल होती हुई दिखी थी, और दूसरा है सन फार्मा, जहां पर दिलीप सांघवी का नाम नहीं आने के बावजूद यहां पर 1-1.25% के आसपास की मजबूती दिख रही है। हिंदुस्तान यूनिलीवर किस तरह से दिख रहा है वायदा कारोबार में? सिद्धार्थ, ये स्टॉक या फिर कोई और एफएमसीजी स्टॉक आपके रडार पर है ट्रेडिंग के लिहाज से? HUL में हमने 845 से 850 के आसपास शॉर्टिंग की सलाह दी थी, सॉरी 945 से 950 के आसपास की सलाह दी थी, और वो पोजीशन हमने 900 के आसपास कवर की। इसमें शॉर्ट पोजीशन बनते हुए दिखी है, और 850 से लेके 870 के आसपास इस स्टॉक को अच्छा सपोर्ट है। तो एक थोड़ा शॉर्ट कवरिंग बाउंस आ सकता है। मार्केट में बिकवाली का प्रेशर था, और HUL ज्यादातर इंस्टीट्यूशंस के पास है, तो थोड़ा बहुत सेलिंग वहां पे भी हमने देखा था। और अगर FIs के सेलिंग में पॉज आता है, जो हमको लगता है कि शायद रहेगा, तो इसमें एक रिट्रेसमेंट जैसा हो सकता है। बट मुझे नहीं लगता कि ये स्टॉक में अब इतना पोटेंशियल है कि ये 910-915 के ऊपर निकले। HUL एक सेल एंड राइज स्टॉक रहेगा हमारे लिए। मेहरबान, आपने काफी इंटरेस्टिंग बात कही थी शुरुआत में, और वो कहा था आपने कि मैट के ऊपर क्लैरिटी को लेकर आज जो जयंत सिन्हा साहब हैं और रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं, वो PwC के साथ एक कॉन्फ्रेंस कॉल होस्ट कर रहे हैं 2 बजे। हमने पिछले कुछ दिनों में इस तरह के और भी कदम उठते हुए दिखे। ये बताइए, अगर ये क्लैरिटी नहीं आती है और सरकार का स्टांस वही रहता है जैसा पिछले कुछ दिनों में स्टेटमेंट्स निकल कर आए हैं कि हमें टैक्स वसूलना और हम सही हैं, तो क्या बाजार में और चिंता की बात हो सकती है इन स्तरों से? आई थिंक 2 रिश्ते देख सकते हैं। एक के गवर्नमेंट का स्टैंस जो है, जो दिखावा है कि असली है, ये कहना डिफिकल्ट है। बिकॉज आई पर्सनली फील ये गवर्नमेंट समझता है कि FI का साथ उनको चाहिए। अल्टीमेटली पैसे रेज जो भी कर रहे हैं वो इक्विटी मार्केट से करने हैं, तो यू कैन नॉट जस्ट अफेक्ट द मूड्स ऑफ द FIs। लेकिन अगर वो एक्सेप्ट कर देता है और बोलता है ठीक है रेट्रोस्पेक्टिव नहीं करना है, जो भी हुआ है छोड़ दीजिए, वी आर रेडी टू फॉरगिव यू, डोंट पे एनी टैक्स, ये भी बोल नहीं सकते, ओपोजिशन कूदेगी उनके ऊपर। तो आई फील दैट देयर कुड बी सम सॉर्ट ऑफ सेटलमेंट बैकडोर। लेकिन आपका सवाल, अगर ये बात सॉल्व नहीं होता इन द शॉर्ट टर्म, डेफिनेटली इट्स गोइंग टू अफेक्ट द सेंटीमेंट ऑफ द मार्केट फर्दर। हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि मार्केट जो इससे पड़ा हुआ है, सपोर्ट नहीं है फंडामेंटली। आई थिंक 2 पॉजिटिव फैक्टर जरूर हो सकते हैं जो मैं सेपरेटली कहूंगा। इज बेसिकली वन इज द लैंड बिल एंड GST पार्लियामेंट सेशन में अगर कुछ भी करके पास हो जाता है, और दूसरा रेट कट RBI का, अगर सरप्राइज रेट कट आता है अप्रैल में, आई थिंक दैट विल पॉसिबली बैलेंस द सेंटीमेंट। लेकिन खाली अगर आप FI टैक्स की इश्यू पूछो और थोड़ा लंबा चलता है, डेफिनेटली इज गोइंग टू बी नेगेटिव, बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू बी सपोर्टेड बाय गुड कॉर्पोरेट रिजल्ट्स ऑल्सो। सो ऑन द होल आई थिंक एक बिटर टेस्ट जरूर रहेगा अगर ये FI का सेटलमेंट जल्दी से जल्दी नहीं होता है तो। एंड द वरी राइट नाउ इज कि थोड़ा लंबा चल सकता है। नैटको फार्मा, राजेश, इसके चार्ट पर लेवल्स बताइए, क्योंकि यहाँ पर अब 3.5-4% के आसपास की तेजी दिख रही है प्री ओपनिंग सेशन में। क्या करना चाहिए? अनिल जी, देखिए नाटको फार्मा, इनफैक्ट मैं थोड़ा सा बड़ा चार्ट यहाँ पे देख रहा था। इसमें जो रैली आई है वो करीबन 2010 से लेके देख रहा था कि करीबन 150 से लेके ये काउंटर चला है। शॉर्ट टर्म में यानी डेली चार्ट में अगर इसमें दिखता है तो करीबन 2600-2700 से लेके 2200 तक का इसमें करेक्शन आ चुका है। तो मुझे लगता है कि एक टेक्निकल पुल बैक आएगा, लेकिन टेक्निकल पुल बैक आने के बाद मुझे लगता है इसमें एक शार्प करेक्शन आ सकता है। दैट इज व्हाई आई वाज रेफरिंग टू अ बिगर चार्ट। सो 2200 के लेवल से एक शॉर्ट टर्म बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी, जिसका टारगेट करीबन 2450 तक रहेगा। लेकिन मुझे लगता है कि आगे चल के इसमें करेक्शन जो है वो शार्प और इंटेंस हो सकता है, और ये जो 1800 का जो लेवल है ये एक बार रिटेस्ट कर सकता है। तो इट्स अ सेल ऑन राइज फॉर मी।
सेल एंड राइज की रणनीति यहाँ पर इस वक्त आती हुई दिख रही है। सेंचुरी टेक्सटाइल के लिए भी एक क्विक चेक चार्ट पर क्या लेवल्स अहम है? 731 के आसपास खुलने की तैयारी है ये शेयर आज प्री ओपनिंग सेशन में। राजेश? अनिल जी, मैंने जैसे कहा कि सेंचुरी ने कल एक बार्गेन हंटिंग अपॉर्चुनिटी दिखाई थी लास्ट में, इसमें बाइंग आई थी। मुझे लगता है थोड़ा एक्सटेंड होगा, 745 750 लेवल तक आ सकता है। बट जैसे मैंने मॉर्निंग में कहा कि दैट पुल बैक शुड बी यूज टू लिक्विडेट योर लॉन्ग, और मुझे लगता है कि सेंचुरी एक बार फिर से यहाँ से फिसलेगा, 650 के लेवल आ सकते हैं। अगर बाजार भी फिसलता है तो सेंचुरी विल बी द काउंटर, क्योंकि हमने देखा पिछले 10 यानी 6 ट्रेडिंग सेशन से जो काउंटर सबसे ज्यादा भागे उसी में ज्यादा शार्प करेक्शन आया, और सेंचुरी इज अगेन वन काउंटर जिसमें बहुत अच्छा रनअप हमने देखा है, और जो काउंटर सबड्यूड है और जिसमें ज्यादा सेल ऑफ हमने देखा था पिछले सीरीज में, उसमें उतना बड़ा करेक्शन नहीं है। तो मुझे वो पैरामीटर अगर मैं यहाँ पे लगाता तो मुझे लगता है कि सेंचुरी विल बी अगेन काउंटर। टेक्निकली तो वीक है ही, लेकिन इस पैरामीटर पे भी लगता है कि अगर ये पुल बैक में आता है तो डेफिनेटली लॉन्ग लिक्विड करना ज्यादा बेहतर होगा। ओके, तो ये राय आती हुई इस बीच, और यहाँ पर भारतीय बाजारों की खुलने की तैयारी पहले की आपकी स्क्रीन पर आती हुई सेंसेक्स और निफ्टी में 75 अंक ऊपर, सेंसेक्स और निफ्टी 30 अंक मजबूत 8400 के पार खुलता हुआ दिखा है। तो काफी बेहतरीन शुरुआत की जा सकती है बाजारों की, जिस तरह का माहौल था उसको देखते हुए। सन फार्मा टॉप गेनर 1.5% के बड़े गेंस के साथ, लीवर 1% ऊपर है। प्राइवेट बैंक्स में तेजी दिख रही है, यस बैंक, एक्सिस, आईसीआईसीआई सारे मजबूत खुलते हुए दिख रहे हैं। आइडिया 2 दिनों से पिटने के बाद आज पॉजिटिव शुरुआत करता हुआ दिख रहा है। सन फार्मा के साथ साथ डॉक्टर रेड्डीज में 1% की मजबूती के साथ शुरुआत होती हुई दिखी है। एसबीआई 5% मजबूत है। तो बैंक, फार्मा मजबूती देते हुए दिख रहे हैं इस वक्त बाजार को, ये साफ तौर पर संकेत है। तो ऐसे में कमजोर क्या है? विप्रो 3% का नुकसान यहाँ पर कमजोर नतीजों के बाद आपको देखने को मिलेगा। भारतीय एयरटेल 1% कमजोर है। एचसीएल टेक में मामूली नुकसान है 1% का, लेकिन मेटल्स में हिंडाल्को, सेसा स्टरलाइट ने थोड़ी सी कमजोरी के साथ आज शुरुआत की है, लेकिन बाजार मजबूती के साथ शुरुआत करने के बाद टिकने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं इस वक्त। और आइए वायदा कारोबार की तरफ यहाँ नजर डालें। विप्रो 4% के नुकसान के साथ टॉप लूजर है, और उसके बाद हेक्सावेयर 1% नीचे है। तो यानी कि विप्रो को छोड़कर कोई बड़ी गिरावट किसी स्टॉक में इस वक्त नजर नहीं आ रही है। लेकिन मजबूती की बात करें तो सेंचुरी 5% की बड़ी अपसाइड दिखा रहा है, 750 के पार निकलता हुआ ये स्टॉक, और वायदा कारोबार का टॉप गेनर है इस वक्त सेंचुरी टेक्सटाइल। इंडिया बुल हाउसिंग 2% ऊपर, एचडीएल में 1.5% की मजबूती बनती हुई दिख रही है। कोटक महिंद्रा बैंक भी 1.5% के आसपास की तेजी दिखाने में कामयाब। फार्मा शेयर मजबूत है, प्राइवेट बैंक्स मजबूत है, यहां से बेहतर मजबूती आती दिख रही है, लेकिन बाजार की मजबूती थोड़ी कम होती दिख रही है। अब सेंसेक्स महज 30 अंक ऊपर है, निफ्टी 5 अंक ऊपर, लेकिन मिड कैप शेयरों में देखिए 0.5% की बेहतरीन मजबूती आपको नजर आएगी, और बैंक निफ्टी भी इतना ही आपको मजबूत दिखेगा। तो बेहतर शुरुआत होती दिखी है भारतीय बाजार की, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन हेमंत, और कौन से स्टॉक्स पर नजर है आपकी? जहां विप्रो ने मूड बिगाड़ा तो देखिए इन्फोसिस भी थोड़ा सा दबाव के साथ ही आज खुलता हुआ दिखा है। एचसीएल टेक में कल की गिरावट थोड़ी और गहराती हुई दिख रही है। टायर शेयर की हमने बात करी, अपोलो टायर करीब 1% नीचे इस समय खुलता हुआ दिखा है, और सेसा स्टरलाइट, हिंडाल्को, ये तमाम शेयरों में दबाव देखने को मिल रहा है। कल का दिन सेसा स्टरलाइट, टाटा स्टील के लिए काफी बेहतर रहा था दूसरे स्टॉक्स के मुकाबले। एचयूएल जहां ऊपर है, आईटीसी दरअसल नीचे है, करीब 0.5% की गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है। एनएमडीसी की जो आप गिरावट देखी थी वो और थोड़ी गहराती हुई, यहां पर भी कमजोरी के साथ ही आज शुरुआत हुई है। लेकिन आप देखिए मिड कैप्स में ज्यादा अच्छा एक्शन आज के सत्र में फिर से देखने को मिल रहा है। रेन इंडस्ट्रीज यहां जहां पर फंड एक्शन हुए थे 4% के उछाल दिखा रहा है। लैंको इंफ्रा जो कल इन्होंने प्लांट बेचा था अडानी पावर को, कल भी उछला था, आज भी करीब 3-3.5% का उछाल देखने को मिल रहा है। रियल एस्टेट पैक मजबूत है आज फिर से। एचडीआईएल देखिए करीब 2.5% की बढ़त दिखाता हुआ, और दूसरे हाई बीटा शेयर एनसीसी जैसे स्टॉक्स में भी 2% की बढ़त देखने को मिल रही है। एचडीआईएल के अलावा इंडिया बुल्स रियल एस्टेट भी मजबूती के साथ ही प्रदर्शन दिखा रहा है। यहाँ पर कल का सेशन भी अच्छा ही रहा था। यूनिटेक भी देखिए 1.25% मजबूत, तो कुछ हाई बीटा स्टॉक्स में मजबूती देखने को मिल रही है। काफी दिन से पिटने के बाद रोल्टा के लिए आज का दिन थोड़ा बेहतर, करीब 1.5% की बढ़त के साथ इसने भी दिन की शुरुआत कर दी है। सन फार्मा में 1% की बढ़त देखने को मिल रही है। निफ्टी कोशिश कर रहा है 8,400 के स्तर को होल्ड करने के लिए, लेकिन जितना एडीआर गिरा था विप्रो का उतना ही करीब यहां पर भी भारतीय बाजारों में विप्रो का स्टॉक कमजोर होता हुआ। एक और स्टॉक हेमंत, सिम्को, जहां पर हमने परसों नो योर कंपनी में इस कंपनी का इंटरव्यू किया था। आज खबरें आई कि डिफेंस के कारोबार में उतरने की तैयारी, मेरे ख्याल से टीटागढ़ वैगन्स की ग्रुप कंपनी ये है, और यहाँ पर 10% का ऊपरी सर्किट लगता हुआ दिख रहा है इस स्टॉक में। यहाँ पर 10,000 शेयरों के कारोबार के साथ स्टॉक 100 रुपए के पार निकलता हुआ दिखा। तो ये एक और स्टॉक है जो एक्शन में। लैंको इंफ्रा लगातार दूसरे दिन पॉजिटिव साइड पर 4% की तेजी यहाँ पर बनती
बनती हुई दिख रही है। और इंटरेस्टिंग बात है कि परसिस्टेंट सिस्टम, जहां पर नतीजे कमजोर समझे जा रहे थे, लेकिन पिछले 2-3 सेशन से जिस तरह से स्टॉक ऑलरेडी कमजोर हो चुका था, आज कमजोर नतीजों के बावजूद यहां पर मजबूती बनती हुई दिख रही है। और ये देखना इंटरेस्टिंग है, 4% ऊपर है ये स्टॉक आज के सेशन में। लेकिन मिड कैप्स में स्टार परफॉर्मर तो डेफिनेटली सेंचुरी टेक्सटाइल है, जहां पर 4% के आसपास की मजबूती बनती हुई नजर आ रही है इस वक्त। और वायदा कारोबार में भी ये टॉप गेनर के तौर पर है और आज ही वायदा कारोबार के बैंड से बाहर भी निकला है, तो यहां पर तेजी बनती हुई दिख रही है। लेकिन एक स्पेस सिद्धार्थ जहां पर वायदा कारोबार में अच्छी तेजी बन रही वो है HDIL, 3.5% मजबूत है। आईबुल रियल भी 2% ऊपर है। ये स्टॉक्स रियल एस्टेट से जुड़े हुए मजबूत होते हुए दिख रहे हैं। यूनिटेक में 1.5% की तेजी, कहीं कोई मौका है ट्रेडिंग करने का? जी, अगर आप HDIL में देखें तो जो 1 अप्रैल से जो इसमें तेजी आई थी, इसमें बहुत सारी लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट हुई है और थोड़ा बहुत लिक्विडेशन हमने देखा था। मैं बहुत ज्यादा बुलिश तो नहीं हूँ HDIL पे। इट कैन गो बैक टू रीसेंट हायर्स ऑफ 140 के आसपास तक स्टॉक जा सकता है, बट रिस्की स्टॉक है ट्रेड करने के लिए। इंडिया बुल रियल एस्टेट आई एम नॉट ट्रैकिंग वेरी क्लोजली, लेकिन DLF में एक अंडर परफॉर्मर रहा है। हालांकि स्टॉक इज नियर टू इट्स स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑफ 135-130 का एक रेंज है वहां पे। तो मुझे अगर रियल एस्टेट में कुछ करना है अभी, तो एक कंजर्वेटिव स्ट्रेटेजी मैं ये अडॉप्ट करूंगा कि DLF ऑन डिप्स बाय करूंगा या करंट लेवल्स पे भी, और मैं स्लाइटली आउट ऑफ मनी कॉल ऑप्शंस बेचूंगा। DLF में ऑप्शंस की लिक्विडिटी काफी अच्छी है, तो ये एक स्ट्रेटेजी मैं रियल एस्टेट स्पेस में करूंगा, ना कि चेजिंग द मोमेंटम इन HDIL एंड इंडिया बुल रियल एस्टेट। आज फिर से PSU बैंकिंग स्टॉक्स देखिए मजबूत हैं। SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा में मजबूती के साथ फिर से कारोबार हो रहा है। कल का सेशन भी PSU बैंकिंग शेयरों के लिए काफी अच्छा रहा था। इसके अलावा देखिए ऑयल एंड गैस स्पेस ने भी आज फिर से मजबूती का सिलसिला बरकरार रखा है। ONGC देखिए करीब 1% मजबूत, इस महीने ONGC में एक अच्छी तेजी देखने को मिली है। RIL में भी करीब 1% की बढ़त के साथ कारोबार हो रहा है। NATCO खुला जरूर ऊपर था, लेकिन अब आप देखिए NATCO फार्मा लाल निशान में फिसलता हुआ दिख रहा है, करीब 0.5% के आसपास की गिरावट, या फिर हर निशान से लाल निशान में इस समय पहुंच गया है। यस बैंक एक ऐसा स्टॉक है जो 2% मजबूत है अपने नतीजों से पहले। सिद्धार्थ ये बताइए यहाँ पर किस तरह की पोजीशंस बनी हुई है? एक्सपेक्टेशंस हैं कि ये नंबर्स थोड़े डिसअपॉइंटिंग नहीं होंगे, बल्कि कुछ लोग कह रहे हैं कुछ पॉजिटिव सरप्राइज भी देखने को मिल सकता है। क्या यहाँ पर काफी सारी शॉर्ट पोजीशंस बनी हुई है और शॉर्ट कवरिंग का मौका हो सकता है अगर अच्छे नंबर्स आए? आपकी क्या स्टडी कहती है इस पे? पहले भी कह चुका कि इसमें लास्ट 5-6 महीने में जो भी छोटे छोटे करेक्शन था, इसमें कभी शॉर्ट पोजीशंस बनी नहीं, लेकिन 2-3 ट्रेडिंग सेशन पहले इसमें 6-7% का ओपन इंटरेस्ट में इजाफा हुआ था, ये कि फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस थी। स्टॉक को 750 से 760 के आसपास अच्छा सपोर्ट है। जब तक ये इसके नीचे क्लोज नहीं होता है, तब तक मुझे नहीं लगता कि इसमें एडिशनल शॉर्ट पोजीशंस बनेगी। ऑफ कोर्स डिपेंड्स ऑन रिजल्ट्स, बट मुझे नहीं लगता कि बहुत डिसअपॉइंटिंग हो सकता है रिजल्ट्स कंपेयर टू व्हाट वी हैव बीन सीइंग ऑफ दिस बैंक ओवर पास्ट फ्यू इयर्स। तो मैं फिलहाल शॉर्ट नहीं करूंगा इस बैंक। मैं कह रहा था आपसे लॉन्ग करेंगे क्या? शॉर्ट नहीं करेंगे, लेकिन क्या तेजी करनी चाहिए क्या इसमें? अभी मैंने बैंकिंग पे मेरी राय बताई है कि PSU स्पेस मैं खरीदूंगा और बैंक निफ्टी शॉर्ट करूंगा, तो वो एक बास्केट ट्रेडिंग रहेगा। और अगर मुझे कोई बैंक आज खरीदना है तो मैं PSU बैंक, जैसे मैंने पहले भी कहा, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, SBI, PNB, ये सब बैंक्स में पॉजिटिव बाय से ट्रेड करूंगा और ना कि प्राइवेट सेक्टर स्पेस में, बिकॉज मुझे लग रहा है कि आने वाले कुछ टाइम में डाउन साइड PSU में कम है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर स्पेस में ज्यादा हो सकता है। ओके, तो ये राय आती इन शेयरों पर। लेकिन मेहरबून, जो स्टॉक्स जिन्हें वैल्यूएशन के तौर पर महंगा समझा जा रहा था, FMCG और फार्मा, वहां पर अच्छा करेक्शन भी हुआ है। क्या अब ये अच्छे अट्रैक्टिव लेवल पर हो चुके हैं? क्योंकि ये दोनों ही स्पेस है जो आज मजबूती देती हुई दिख रही है। खरीदारी करने का मौका दिख रहा है आपको? ऑनेस्टली नहीं। आई थिंक सिंघवी जी, मेरा पर्सनल मानना है कि मार्केट में एक अपॉर्चुनिटी बाय करने का मिलेगा आपको, शायद ऑलरेडी शुरू हो चुका है अगर आप सिलेक्टिवली बाय करना चाहो तो। रही बात फार्मा स्पेस की, आई थिंक 1-1.5 महीने से मेरा व्यू क्लाइंट्स तक यही है कि दे हैव बिकम वेरी एक्सपेंसिव, और जो करेक्शन हम लोगों ने देखी है इससे क्या लेना चाहिए? इफ यू वांट टू फील कंफर्टेबल इन योर माइंड, गो अहेड एंड बाय। लेकिन अल्टीमेटली एक सवाल इन्वेस्टर को हमेशा पूछना चाहिए कि आज के लेवल से अगर मैं कोई शेयर खरीदता हूं तो अगले 1 साल में मुझे रिटर्न कितना मिलेगा, और उसका जवाब मुझे नहीं लगता कि यहां से 10 से 15% मिल सकता है काफी सारे स्टॉक्सों में, स्पेशली इन द 2 सेगमेंट्स विच यू हैव मेंशन्ड, FMCG एंड फार्मा। इसलिए दोनों सेक्टर्स के स्टॉक्स को, भले मुझे कितना भी इज्जत हो ये कंपनी के बारे में, बट वैल्यूएशन के अनुसार डिस्पाइट द करेक्शन मैं नहीं समझता हूं अपसाइड ज्यादा है, एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 6 months to 1 year, और मैं समझता हूं और सारे अपॉर्चुनिटी उभर कर आएंगे। सो बेटर होल्ड योर हॉर्सेस, वेट फॉर सम टाइम एंड फाइंड बेटर अपॉर्चुनिटीज एल्सवेयर।
ओके, लेकिन आप देखिए बाजार में जो मजबूती है वो थोड़ी बढ़ती जा रही है इस समय। एक बार देखते हैं कौन से वो कंट्रीब्यूशन वाले जो वो शेयर हैं जो ऊपर की तरफ बाजार को खींच रहे हैं या फिर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। HDFC, ICICI बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, L&T, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो बाजार को ऊपर ले जा रहे हैं। और आप देखिए अब करीब करीब 150 अंक की बढ़त सेंसेक्स में देखने को मिल रही है। HDFC बैंक के नतीजे कल आएंगे, केन इंडिया के नतीजे कल आएंगे। काफी पिट चुका है केन इंडिया का स्टॉक, देखना होगा कैसे नंबर आते हैं। हरे निशान में फिलहाल ये दोनों ही शेयर इस समय आपको ट्रेड करते हुए दिखेंगे। लेकिन इन्फोसिस, मेरे को आपसे ये सवाल है, TCS, माइंडट्री, HCL टेक, विप्रो और अब इन्फोसिस पर सबकी नजर है, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इन्फोसिस से आपकी? अरे ऑन द होल ये पूरे सेक्टर में आई थिंक कंसर्न्स है और ये कंसर्न्स के क्रॉस करेंसी के नहीं थे। आई थिंक कंसर्न्स अल्टीमेटली उभर कर आया कि इट इज अफेक्टिंग द सेक्टर ऑन द होल। एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम है, आई थिंक ऑर्डर्स बैकिंग में थोड़ा सा लेग बिहाइंड हो गए है एंड करंट फाइनेंशियल इज नॉट स्टार्टेड ऑन अ गुड नोट फॉर द IT सेक्टर। और फिर से आप एक बार वैल्यूएशंस की फैक्टर देखो तो आई थिंक दे आर क्वाइट एक्सपेंसिव। और जहां पे भी शंका फिर से उभर कर आता है रिगार्डिंग द ओवरऑल बिजनेस ऑफ द सेक्टर, वहां से स्पेशली इन अ सेक्टर वेयर द वैल्यूएशंस आर रिच, प्लीज लर्न टू स्टे अवे। So on a longer term bet, I think Indian IT sector is still very much intact, but from the short term angle, thoda sa concern se, and therefore, despite the correction which you are seeing in TCS and HCL Tech first, abhi Wipro, and maybe an Infosys in the days ahead, I don't think mere mein himmat hai ki at the present level to go and ask people to buy the stocks, not at the present levels. सेंचुरी टेक्सटाइल के साथ साथ एक और बिरला ग्रुप की कंपनी केशोराम इंडस्ट्रीज भी आज 5% की मजबूती दिखा रहा है। राजेश, इसके चार्ट्स क्या कह रहे हैं, क्या कुछ और अपसाइड बाकी है इस स्टॉक में? विच वन अनिल जी? केशोराम इंडस्ट्रीज। केशोराम, राइट। अनिल जी देखिए, केशोराम में एक शार्प करेक्शन हमने देखा है 148 लेवल से लेके 120 लेवल तक, यानी करीबन 28 रुपीज का फॉल है। ये जो करेक्शन है, ये जो लैंड हुआ है करीबन 120 के आसपास, इसका 200 DMA लेवल है। तो मुझे लगता है कि दैट लेवल इज सफिशिएंट फॉर ए टेक्निकल पुल बैक और एक रिलीफ रैली। मेरे हिसाब से आज या कल तक के लिए एक बाय बनेगा इसमें। प्राइमरी जो ट्रेंड है वो थोड़ा वीक हो चुका है, लेकिन इंट्राडे या यू कैन से एक दिन के लिए एक अपॉर्चुनिटी बनती है। और करीबन इसका जो टारगेट है इंट्राडे के हिसाब से वो 130-31 के आसपास रहेगा। अगर कल तक भी अपन सोचे तो 34-35 यानी 134-35 तक का पुल बैक केशोराम में आ सकता है। जो प्राइमरी ट्रेंड है वो वीक है, तो एक शॉर्ट टर्म बाइंग अपॉर्चुनिटी सिर्फ बनती है इसमें। ओके, तो ये राय आती हुई केशोराम के स्टॉक में। फिलहाल वक्त है हमारे तीनों ही एक्सपर्ट से विदा लेने का। मेहरबून, राजेश और सिद्धार्थ, शुक्रिया आपका हमारे साथ आज सुबह जुड़कर सारे स्टॉक्स पर अपनी राय रणनीति हमारे साथ शेयर करने के लिए। लेकिन बाजार इस बीच काफी इंटरेस्टिंग दिख रहे हैं। 8,400 के आसपास खुलने के बाद उस लेवल को होल्ड करके ऊपर जाने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं, यानी कि कुछ खरीदारी, कुछ शॉर्ट कवरिंग इस वक्त बाजार में आती हुई दिख रही है। दूसरी बात, यहाँ पर बैंक निफ्टी से लीडरशिप आती हुई दिख रही है। 0.5 से 1% तक की तेजी वहां पर बनती हुई दिख रही है और मिड कैप स्मॉल कैप शेयर भी निफ्टी और सेंसेक्स के मुकाबले में ज्यादा बेहतर, ज्यादा मजबूत नजर आएंगे आपको इस वक्त। और यही वजह है 850 शेयर मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। लगभग 300 शेयरों में कमजोरी का रुझान इस वक्त आपको नजर आएगा। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे पायनियर इन्वेस्टकॉर्प के संदीप शेनॉय, जानेंगे बाजार पर उनकी राय, कुछ सेक्टर स्टॉक्स पर भी इस ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। बाजार में थोड़ी सी वॉलिटिलिटी बढ़ती हुई, कुछ देर पहले 150 अंक ऊपर था सेंसेक्स और अब 100 अंक की बढ़त तब बची है 8,400 को, लेकिन निफ्टी होल्ड करने की कोशिश करता हुआ। लेकिन बेहतर शुरुआत भारतीय बाजार ने आज के सत्र में दिखाई है। बैंक निफ्टी ने करीब आधे % का अच्छा प्रदर्शन अब तक दिखाया है। चलिए बाजार की चाल आगे कैसी रह सकती है इस पर बात करते हैं। पायनियर इन्वेस्टकॉर्प के संदीप शेनॉय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाय संदीप, गुड मॉर्निंग। बताइए क्या अपेक्षाएं हैं आपकी भारतीय बाजारों से? पिछले 5 दिनों से लगातार एक तरफा गिरावट देखने को मिल रही है और FIS भी बिकवाली के मूड में ही हैं। क्या चिंता सता रही है FIS को सबसे बड़ी, और आगे की चाल कैसी रह सकती है? बाजार की जो ढांचा जो था उसमें तो कहीं ना कहीं एक करेक्शन आना ही था,
करेक्शन आ गया और उसके लिए हम कारण दे रहे हैं कि एफआई हो या एफआई की बिक्री, मैट हो या अंतर्राष्ट्रीय माहौल में कुछ बाधाएं हैं, तो मुझे लगता नहीं उनसे इससे कोई कनेक्शन था, क्योंकि बाजार ऑन फंडामेंटल बेसिस भी महंगा हो चुका था। तो कहीं ना कहीं एक करेक्शन का दौर आना बाकी था, वही आ गया। तो मुझे लगता नहीं निवेशकों को ये करेक्शन में अदर देन अ रूटीन करेक्शन इन अ बुल मार्केट और कोई नजरिए से इस बाजार को देखना चाहिए। इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल टू एंटर, बट यस आने वाले 1 या 2 तिमाहियों तक ये वॉलेटिलिटी जो है हमारे बाजार में वो बरकरार रहेगी। इसी वॉलेटिलिटी में अगर आप अच्छे स्टॉक्स चुनेंगे तो मुझे लगता है आने वाले जो रुझान जो रहेगा, एक तरफा रुझान जो आएगा बाजार में तेजी का, उसमें आप फायदा बना सकते हैं। तो जब आप कह रहे हैं यहाँ पर संदीप की एंट्री करने का अच्छा मौका है निवेशकों के लिए, तो क्या अभी ये 8,400 के आसपास के लेवल्स ठीक हैं एंट्री करने के लिए, या फिर 8,000 उसके आसपास के लेवल्स का इंतजार किया जाए? 8,250 एक और लेवल की बात लोग करते हैं कि जहां से हमने पिछली बार करेक्शन खत्म करके 8,850 तक निफ्टी को जाते हुए देखा था। कहां पर ठीक रहेगा खरीदारी करना, शुरुआत करना? अनिल जी, मैं टेक्निकल एनालिस्ट नहीं हूं, लेकिन कभी भी जब बुल मार्केट स्टार्ट हो जाता है तो उसके शुरुआती तौर पे 15-20% का करेक्शन जो है वो काफी वाजिब हो जाता है। 2 साल के बाद अगर आप देखेंगे तो ये 600-700 पॉइंट निफ्टी में जो आपको करेक्शन आया है वो आपको बिल्कुल मामूली दिखाई देगा, लेकिन जब 600-700 पॉइंट्स का करेक्शन आता है निवेशकों की काफी रिस्क कैपिटाइट या मानसिकता काफी हिल जाती है, विचलित हो जाती है। तो मैं ये आंकड़ा डालना नहीं चाहूंगा। यहां से भी अगर 300-400 पॉइंट भी निफ्टी करेक्ट हो गया तो भी ये बुल मार्केट का स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट जो है उसमें कोई बाधाएं आपको दिखाई नहीं दे रही है। बट यस, उन्हीं स्टॉक्स में आप निवेश कीजिए जिनमें आपको आने वाले 3 या 4 सालों तक या कम से कम 4 या 6 तिमाहियों तक ग्रोथ एस्पेक्ट्स आपको दिखाई दे, क्योंकि कंसेप्ट स्टॉक्स में निवेश करने का वक्त आज के दिन में नहीं है। सिर्फ कैश फ्लो और प्रॉफिटेबल जो ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ जो दिखा रहे, उन्हीं स्टॉक्स में आप अपना निवेश सीमित रखिए। तो मुझे लगता है ये जो वॉलेटिलिटी जो है बाजार में आने वाले 1 या 2 तिमाही तक जो बरकरार रहेगी, उसमें से आप यू विल बी एबल टू मूव आउट ऑफ इट क्वाइट सक्सेसफुली एंड प्रॉफिटेबली ऑल्सो। ओके, तो ऐसी सिचुएशन में फिर जहां विजिबिलिटी और ग्रोथ पर भले सवालिया निशान हो सकते हैं, लेकिन रेवेन्यू विजिबिलिटी तो साफ है, वो है आईटी शेयर जो लगातार कमजोर नतीजे दे रहे हैं। संदीप, क्या आप इस कमजोर नतीजे के बाद जो रिएक्शन आता हुआ दिख रहा है स्टॉक्स में नेगेटिव साइड पर, विप्रो, टीसीएस जैसे दिग्गज, एचसीएल टेक, क्या खरीदारी का मौका है? एक हाथ पे अगर आप इन कंपनियों के नतीजों को कमजोर बोल रहे हैं तो मुझे लगता है मिड कैप्स में तो ग्रोथ नहीं आ रहा है, और प्रॉफिटेबिलिटी अगर आप देखेंगे तो 30 के पीई पे जो चल रहे हैं स्टॉक्स वो भी 6-7% ही ग्रोथ दिखा रहे हैं। तो उनमें क्या करेक्शन आ जाएगा इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। बट साइज एंड स्केल जिन कंपनियों के हित में है, भले द टॉप एंड ऑफ द आईटी कंपनीज अगर आप देखेंगे तो इवन 2% या 1% भी ग्रोथ अगर दिखाएंगे, उनके कैश फ्लो की जो मैग्नीट्यूड है या जो साइज है, तो उसमें उसके आधार पे ही इनका जो वैल्यूएशन है काफी हद तक आपको सेफ्टी मिल जाएगी, और जब बाजार में स्थिरता आएगी तो इनमें ग्रोथ भी आ जाएगा। क्योंकि कोई एक 40 पीई में वाले स्टॉक्स ये नहीं है, ये 18 से 24 के पीई में आपको काफी अच्छे स्टॉक्स भी मिल रहे हैं। तो प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ कैश फ्लो उन्हीं पे आप ध्यान दीजिए। ग्रोथ में अगर 1-2% ये तिमाही में अगर आपको धीमापन दिखता है तो आने वाले 2-3 तिमाहियों में इसमें आप एक इजाफा भी देख पाएंगे। लेकिन जो बड़े वेरी कॉस्टली स्टॉक्स विच डोंट हैव साइज एंड स्केल, उनमें मुझे लगता है उनसे आपको निवेश निकालना चाहिए, एंड यू शुड मूव इनटू साइज एंड सिक्योरिटी ऑफ लार्ज स्टोरेज, दैट इज वेयर यू विल मेक मनी। चलिए बाजार पर नजर डालिए। अब करीब 150 अंक ऊपर था सेंसेक्स और अब 70 अंक की बढ़त ही महज बची है। तो ऊपरी स्तरों से बाजार हल्के होते हुए 8,400 का स्तर जो निफ्टी ने होल्ड करने की कोशिश की थी पिछले कुछ मिनटों में, लेकिन वो भी देखिए अब छोड़ते हुए 8,400 के नीचे इस समय निफ्टी फिसल गया है। मिड कैप्स भी ऊपर से थोड़ा सा हल्के होते हुए आपको दिखेगा। विप्रो जैसे शेयरों में प्रेशर बना हुआ है। ये बताइए संदीप, हमने देखा शुरुआत में टीसीएस, माइंडट्री, एचसीएल टेक, विप्रो ने कमजोर नतीजे पेश किए और अब प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग शेयरों का नंबर है। आज येस बैंक के नंबर्स आएंगे, कल एचडीएफसी बैंक के, और अगले सोमवार को आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स आएंगे, एचडीएफसी के नंबर्स अगले बुधवार को आएंगे। यहां से इस पॉकेट से क्या एक्सपेक्टेशंस है आपकी?
हेमंत जी, हमारे अर्थव्यवस्था में कोई ऐसी सुधरगत नहीं आ चुकी है और बाकी के अगर आप देखेंगे आंकड़े जो ऑटो हो या टू व्हीलर्स हो या हाउसिंग हो या इंडस्ट्रियल हो, उनमें भी कोई उछाल नहीं आ रहा है। तो हम किस आधार पे ये प्राइवेट सेक्टर बैंकों में अच्छे नतीजों के अपेक्षा कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आता है। उनके भी नतीजे जो है वो साधारण मात्रा में ही रहेंगे। द ग्रोथ एस्पेक्ट कुड बी ऑर्डिनरी और स्लाइटली बिलो ऑर्डिनरी। तो इस पे मुझे लगता है हमारी अपेक्षा में गलती है, इनके नतीजों में कोई गलती नहीं है। So we should be very clear that we are overestimating most of the results and the results are coming the way they are expected to come. तो इस आधार पे अगर आप देखेंगे तो मैं पहले शुरुआत से ही कर चुका हूं कि बाजार में वैल्यूएशंस और फंडामेंटल्स में काफी डाइवर्जेंस आ चुका था। वैल्यूएशंस अब नीचे आ रहे हैं, लेकिन फंडामेंटल्स में भी अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं टोनिंग डाउन आ चुके हैं। ऑलरेडी सेंसेक्स या निफ्टी के ईपीएस में सब लोग कटौती करना चालू कर चुका है, कटौती का दौर आ रहा है। तो दैट्स व्हाई द करेक्शन इज बिकमिंग मोर एंड मोर वायलेंट। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हो, शायद दे विल बी सेफर देन पब्लिक सेक्टर बैंक। पीएसयू बैंक्स के तुलना में अगर आप देखेंगे निजी क्षेत्र के बैंकों में एक सेफ्टी आपको मिलेगी। उनमें भी अगर आप बड़े बैंकों में अगर आप अपना निवेश सीमित रखेंगे तो बेहतर रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप आपका हमारे लिए वक्त निकालकर आज इन तमाम सेक्टर्स पर अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। इस बीच बाजार वोलेटाइल होते हुए दिख रहे, फिर से 8,400 पर पहुंचती हुई निफ्टी 25 अंकों की मजबूती के साथ, सेंसेक्स 85 अंक ऊपर है यहां पर और मिड कैप शेयरों में ½ % की तेजी। लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे कमाई के शानदार मौके, होगा जैकपॉट शेयर। बने रहिए हमारे साथ। और बाजार है 75 अंक ऊपर। अभी सेंसेक्स पर, निफ्टी पर 8,400 का लेवल 20 अंकों की मजबूती के साथ। मिड कैप शेयरों में फिर से खरीदारी लौटती हुई दिख रही है और यही वक्त है आपके लिए सही शेयर चुनने का अपने पोर्टफोलियो में। और आपको आज का जैकपॉट शेयर बताने के लिए चलते हैं सीधे मुग्धा मिश्रा के पास। लेकर आए हैं आपके लिए एक और बेहतरीन जैकपॉट आइडिया और आज का शेयर है टिमकेन इंडिया। पहले आपको कंपनी के कारोबार के बारे में कुछ बताते हैं। कंपनी की प्रमोटर है सिंगापुर की टिमकेन पीटीए लिमिटेड। कंपनी का कारोबार बेसिकली इंडस्ट्रियल सेगमेंट के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स कंपनी बनाती है। बेयरिंग्स, पावर ट्रांसमिशन, ल्यूब्रिकेशन, सील, रिपेयर और मेंटेनेंस, यहां तक कि रीमैन्युफैक्चरिंग का काम भी कंपनी करती है और इसीलिए क्लाइंट लिस्ट भी लंबी है। एयर स्पेस हो, चाहे एग्रीकल्चर, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री हो या फिर हेवी ट्रक्स, सीमेंट, ऑयल एंड गैस, रेलवे, मेट्रो जैसी इंडस्ट्रीज कंपनी के ग्राहक हैं। इनफैक्ट कंपनी की 25% इनकम एक्सपोर्ट से आती है। कंपनी के पास वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी है और इस टेक्नोलॉजी के लिए कंपनी पेरेंट कंपनी को 4% रॉयल्टी भी देती है। और अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग की। शेयर होल्डिंग, प्रमोटर्स के पास 75% शेयर होल्डिंग है और डीआईआईज को काफी भरोसा है इस कंपनी पर। 9.63% डीआईआईज होल्ड करते हैं। एफआईआईज की बात करें तो उनकी होल्डिंग भी 1.32% है, लेकिन मार्च क्वार्टर में ये बढ़कर 1.32% पर आई है। अगर आप मार्च क्वार्टर के पहले दिसंबर क्वार्टर की बात करें तो वो 0.88% पर थी। लेकिन अब डेफिनेटली एफआईआईज और डीआईआईज का भरोसा बढ़ रहा है कंपनी पर और इसीलिए शेयर होल्डिंग पर मिलता है कंपनी को एक पॉजिटिव टिक। और अब बात करते हैं बैलेंस शीट की, क्योंकि बैलेंस शीट बहुत ही रोबस्ट है। कोई भी कर्ज नहीं है कंपनी के पास और कैश पॉजिटिव है कंपनी, इसलिए बैलेंस शीट पर भी कंपनी को मिलता है एक पॉजिटिव टिक। अब बात करेंगे वैल्यूएशन की। अगर आप पिछले एक साल में कंपनी का परफॉर्मेंस देखें, बहुत बढ़िया रनअप देखा है शेयर ने। इसीलिए FY16 के अनुमानित ईपीएस के मुताबिक भी कंपनी का प्राइस ईपीएस रेशियो निकल कर आता है 41 टाइम्स। आपको ज्यादा लग रहा है, लेकिन अगर आप यहाँ पर ग्रोथ को भी फैक्टर इन करते हैं तो अगर आप PEG यानी कि प्राइस ईपीएस ग्रोथ रेशियो देखते हैं तो वो मात्र आता है 0.8 टाइम्स। EV बाय एबिटा भी कंफर्टेबल 26.5 टाइम्स और प्राइस टू बुक वैल्यू भी 9 टाइम्स। तो वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से भी ग्रोथ अच्छी दिखाने वाली है कंपनी और इसीलिए वैल्यूएशन पर भी मिलता है कंपनी को एक पॉजिटिव टिक। वही बात करते हैं अब आउटलुक की, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। कंपनी टेपर्ड बेयरिंग मार्केट में लीडर है और अब जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पर इस सरकार का फोकस है, तो भारत को इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए ही चाहिए। कंपनी के कारोबार को और बढ़ावा मिलने वाला है। कंपनी ने रायपुर में गियर बॉक्स रिपेयर की फैसिलिटी शुरू की है, जिससे हेवी प्रोसेस इंडस्ट्री से भी आय आने की उम्मीद अब कंपनी को दिखाई दे रही है। कंपनी का मानना है ये बहुत बड़ा मार्केट है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर अभी तक इसे केटर करता था, अब
टिमकेन के आने से टिमकेन को एक बड़ा शेयर इस इंडस्ट्री का भी मिल सकता है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और मेट्रो जो कई शहरों में आ रहे हैं, उससे भी ऑर्डर्स में बड़ी बढ़ोतरी की संभावना यहां पर दिखाई दे रही है। अगर जानकारों की माने तो FY17 तक अभी जो मार्जिन कंपनी पोस्ट कर रही है उसमें करीब 300 बेसिस पॉइंट यानी कि 3 परसेंटेज पॉइंट तक का बढ़ावा मिल सकता है। कॉस्ट इफेक्टिव होने से संभावना ये जताई जा रही है कि कंपनी के क्लाइंट्स को ऑर्डर और मिलेंगे। कंपनी को जो पेरेंट कंपनी है उसके क्लाइंट्स के भी ऑर्डर मिलेंगे। पेरेंट इंटरेस्टेड होगी कंपनी को वो ऑर्डर्स देने में, क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव वे में कंपनी ये कारोबार कर रही है और इसीलिए एक्सपोर्ट के भी 24% सालाना के दर से बढ़ने की उम्मीद फिलहाल दिखाई दे रही है। लेकिन आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बताते हैं। फिलाडेल्फिया गियर्स को कंपनी की पेरेंट कंपनी ने एक्वायर किया था, जिससे कंपनी को टेक्नोलॉजिकल नो हाउ मिल रहा है और अब रिपेयर और मेंटेनेंस, जो कि अब तक बहुत ही छोटा हिस्सा था कंपनी के इनकम का, उसको भी बढ़ावा मिलेगा और उसमें भी एक अच्छी ग्रोथ आएगी। तो ओवरऑल आउटलुक भी कंपनी का बहुत पॉजिटिव दिख रहा है। अगले 3-4 साल बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाने की कैपेसिटी कंपनी रखती है और इसीलिए ये है आज का जैकपॉट शेयर। चलिए, टिमकेन इंडिया 6.5% मजबूत, कल भी एक अच्छी रैली स्टॉक में देखने को मिलती है। आज दूसरे दिन लगातार बढ़त के साथ ये शेयर कारोबार करता हुआ। लेकिन चर्चा करते हैं बाजार की, जहां पर एक्शन है ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा दबाव भारतीय बाजारों में देखने को मिल रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हरे निशान में अभी भी हम बने हुए हैं। पराग ठक्कर, हेड ऑफ सेल्स HDFC सिक्योरिटी के हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। पराग, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशंस भारतीय बाजारों के लिए काफी भारी रहे हैं। 5 ट्रेडिंग सेशंस में निफ्टी ने करीब 450 पॉइंट गवा दिए हैं। क्या लगता है कितनी और गिरावट भारतीय बाजारों में और देखने को मिलेगी? मैं ये कहता हूं कि बॉटम टाइम करना बहुत डिफिकल्ट होता है, बट मैं ये डिस्कस करना चाहूंगा कि जो 4-5 बड़े रीजन थे इस फॉल के, एक तो ओवर वैल्यूएशन जोन में मार्केट था, दूसरा यूएस की फेड इंटरेस्ट रेट हाइक की बातें थी, जून में हो जाएंगे करके, सेकंड पॉइंट था कि ऑयल ने रैली कर दिया इन दिनों में, तीसरा ये FII के ऊपर टैक्स की जो बातें हैं 40,000 करोड़ के, उसकी बातें आने लगी। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है कि लास्ट एक क्वार्टर से या लास्ट 4-5 महीने से, बिकॉज गवर्नमेंट स्पेंडिंग बिल्कुल नहीं हो रही है, तो ग्राउंड लेवल पे लिक्विडिटी क्राइसिस है और ग्राउंड लेवल पे सेंटीमेंट बहुत खराब है, और जिसकी वजह से आप देखते हो कि 2 व्हीलर, पेंट्स, सारी सीमेंट ऑल्सो, ये सब चीजों में डिमांड गिर रही है एंड सो नतीजे भी अच्छे नहीं आएंगे। तो ये 5 चीजों का एक साथ में जो जुड़ जाना हुआ, उसकी वजह से इतना भारी करेक्शन आ रहा है और जो जिसकी वजह से मार्केट जल्दी ऊपर भी नहीं आ रहा है। तो फिर क्या यहाँ से भी आपको एक अच्छी डाउनसाइड रिस्क नजर आती है? यदि हाँ तो कितनी? नहीं, तो यही मेरा पॉइंट है कि हर चीज में एक कोई ना कोई एक पॉजिटिव चीज सामने है। जैसे कि ऑयल अगर ऊपर चला गया है तो प्लेट्स का जो लेटेस्ट रिपोर्ट है वो बोल रहा है कि अगर ईरान के सैंक्शन हट जाएंगे तो 7 लाख बैरल पर डे प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, जो काफी होगा यूएस के जो प्रोडक्शन घटा है उसको ऑफसेट करने के लिए। उसके बाद सऊदी अरेबिया ने प्रोडक्शन अपना 10 मिलियन बैरल पर डे कर दिया है। तो ऐसा नहीं है कि ऑयल एकदम जोर से, अनलेस एंड अनटिल की जियोपॉलिटिकल कुछ हो जाए येमेन वगैरह में, तो वहां पे कोई बड़ी तेजी। अगर दूसरा पॉइंट है कि FII के ऊपर टैक्स, तो वो रेट्रोस्पेक्टिव है, 1 अप्रैल के बाद तो नहीं है। तो अगर मार्केट में अर्निंग ग्रोथ आएगा तो FII ये साल में कमाना चाहेगी, जबकि उनको टैक्स नहीं भरना है। तो और जैसे कि कल सन फार्मा में 17-18 हजार करोड़ उन्होंने इन्वेस्ट किए, इवन आफ्टर ये जो भी चल रहा है उसकी वजह से। सो आई थिंक वो एक कंसर्न। और ग्राउंड लेवल पे जो मंदी की बातें हैं उसमें ये होप है मेरा, एंड मैं आशा रखता हूं कि मैं सही जाऊं कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग जोरों से शुरू हो जाए और जिसकी वजह से ये जो सेंटीमेंट एकदम खराब हो गया है डिमांड का, वो सुधरने लगे और अर्निंग आउटलुक धीरे धीरे सेकेंड हाफ में इंप्रूव होता हुआ दिखे। क्रेडिट ग्रोथ, अर्निंग आउटलुक, सारी चीजों में चेंज आए। तो मेरे हिसाब से ये जो लेवल है, यहाँ पे एक एक्यूमुलेशन पॉइंट है, यहाँ से हर डिप में लार्ज कैप पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। काफी सारे लार्ज कैप 15 से 20% करेक्ट हो चुके हैं, तो यहाँ इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा मौका है कि लार्ज कैप पोर्टफोलियो बनाया जाए। हालांकि मिड कैप स्टॉक इतने नहीं करेक्ट हुए हैं, लार्ज कैप सबसे ज्यादा करेक्ट हुए हैं। और ये बताइए, तो लार्ज कैप में टॉप 3 पिक्स इस समय आपकी क्या होंगी, जहां आपको लगता है कि इन्वेस्टर्स को धीरे धीरे लेना शुरू कर देना चाहिए? मतलब मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर सेक्टोरल पिक्स की बात करें तो बैंकिंग में जैसे कि एक्सिस बैंक एक है जो काफी करेक्ट हो चुका है, जिसकी आज तक की स्लिपेज रेशियो काफी कंट्रोल में रही है, इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उन्होंने भी इंफ्रा लेंडिंग की हुई है। प्लस बहुत ही स्ट्रांग कासा है, प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ कम से कम 20% है।
और काफी अच्छा ऊपर में जो बजट के दिन 650 का प्राइस था वो आज 520-30 के रेंज में आ चुका है। तो एक एक्सिस बैंक एक अच्छा मौका दे रहा है, एंट्री पॉइंट अच्छा है। ऑटो में मारुति ध्यान रखना चाहिए, और बाकी सीमेंट में अल्ट्राटेक वगैरह। सो ये सब सारे शेयर्स, फार्मा में सन फार्मा जो बिल्कुल ही नॉन फंडामेंटल रीजन से 20% नीचे आ चुका है, तो आज अगर समझो 45 की ईपीएस है और 950 का प्राइस है, तो सन फार्मा जैसी कंपनी जो बहुत ही हाई ग्रोथ, नो डेट, एक्सीलेंट कैश फ्लो जनरेशन और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी यूएस जेनरिक्स की, वो सारे होने के बावजूद आज 20-22 के पी पे मिलने लगी है जस्ट बिकॉज की डाइची का स्टेक बिकना था। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है लार्ज कैप इन्वेस्टर्स के लिए, और आदमी को, इन्वेस्टर्स को अपना पोर्टफोलियो इनफेक्ट रीशफल करना चाहिए, बिकॉज मिड कैप नहीं गिरे हैं और लार्ज कैप काफी गिर गए हैं। तो लार्ज कैप में अपनी पोजीशन बनाने का बहुत अच्छा मौका है। मिड कैप नहीं गिरे, ऐसा तो नहीं कि अब दिग्गजों के बाद, गिरावट के बाद मिड कैप का नंबर है, ऐसा तो नहीं है कहीं? नहीं, ऐसा नहीं है, पर लेकिन मिड कैप में मैं ये कहना चाहूंगा कि काफी होप बिल्ट इन हो गया है कि और क्या है कि ग्राउंड लेवल में ऑल्दो गवर्नमेंट की इंटेंशंस बहुत सही है, बट ग्राउंड लेवल में चीजें, फॉर एग्जांपल ये लैंड एक्विजिशन बिल, अगर ये लैंड एक्विजिशन बिल क्लियर हो जाता है तो काफी जल्दी से सुधार आने लगेंगे। ओके, लेकिन एक और स्पेस, चूंकि आपने बात की मिड कैप शेयरों के, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के शेयरों में भी काफी अच्छा एक्शन दिखा था इस बार, अच्छी तेजी होती दिखी। क्या ये स्पेस पसंद है, और यदि हाँ तो क्या खरीदना चाहेंगे? यहाँ पर आपकी टॉप पिक्स क्या है? इस स्पेस में तो ऐसा है कि बिकॉज ऑफ इनहेरेंट डिमांड 20% लोन बुक ग्रोथ होना बहुत सिंपल सी बात है, और इनके लिए कॉस्ट ऑफ बोरोइंग घट रही है बिकॉज डेट मार्केट में पैसा अराउंड 8.3-8.4% पे अवेलेबल है। हालांकि अभी थोड़ी सी कंपटीशन के कारण इन्होंने भी अपने रेट्स घटाना शुरू कर दिए है, लेकिन ये एक सेक्युलर सेक्टर है, तो इसमें कोई भी बड़ी और डिक्लाइन है तो LIC हाउसिंग फाइनेंस जैसे शेयर खरीदने चाहिए। इसके अलावा ये भी बताइए कि आज 1:30 बजे IMD मॉनसून का पूर्वानुमान देगा। हमने देखा सबसे पहले जो स्काईमेट का अनुमान आया, उन्होंने कहा नॉर्मल मॉनसून आएगा। विदेशी अनुमान ये बता रहे हैं कि शायद एलनीनो को लेकर चिंता हो सकती है। आपकी कितनी नजर है इस अनुमान पर, और अगर एक खराब सिग्नल आता है तो बाजार कैसे रिएक्ट करेगा, और अगर ये कहते हैं कि अच्छा मॉनसून आएगा तो कैसे बाजार रिएक्ट करेगा? अगर खराब मॉनसून आता है, अगर ऐसी कोई वार्निंग आता है, तो जो रूरल इकोनॉमी रिलेटेड शेयर्स है जिनमें ऑलरेडी काफी प्रॉब्लम्स है, ऑलरेडी रूरल इंडिया में MSP प्राइसेस हाइक नहीं हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लास्ट 1.5 साल से रुक सा गया है, तो जमीनों के भाव नहीं बढ़ रहे हैं, काफी लोगों के पैसे प्रॉपर्टीज में रुके हुए हैं, जो तो इसलिए लिक्विडिटी क्राइसिस है। आज आप देखो ट्रैक्टर सेल्स कम हो गई है, 2 व्हीलर सेल्स कम हो गई है। तो आई थिंक अगर मॉनसून का कुछ ऐसा नेगेटिव अनुमान आता है तो रूरल इंडिया के शेयर्स और भी प्रेशर में आ सकते हैं, रूरल इंडिया रिलेटेड शेयर्स। अगर अच्छा आता है तो एक रिलीफ अच्छा आता है तो डेफिनेटली महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसे स्टॉक जिन्होंने काफी अंडर परफॉर्म किया है कंपेयर्ड टू ओवरऑल ऑटो स्टॉक्स, ऐसे स्टॉक्स में एक अच्छा मतलब एटलीस्ट फॉर नियर टर्म एक अच्छी तेजी दिख सकती है। ओके, लेकिन एक और स्पेस जहां पर नंबर्स के दम पर अब करेक्शन लगभग सारे दिग्गजों में आ रहा है, वो IT शेयरों की है। विप्रो, HCL टेक और TCS तीनों ही कमजोर हो चुके हैं नंबर्स के बाद। जब आप ये कह रहे हैं कि लार्ज कैप शेयरों में खरीदारी का मौका है, तो क्या उनमें ये IT शेयर भी शामिल होते हैं? डेफिनेटली TCS, इन्फोसिस और विप्रो। इन्फोसिस हालांकि अभी तक रिजल्ट नहीं आए, तो लेकिन मार्केट में अगर इफ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, यू हैव टू, मतलब आपको तभी खरीदना चाहिए जब नेगेटिव न्यूज हो। तो ये एक बहुत अच्छा मौका है इन सारे सेक्युलर सेक्टर्स में, बैंकिंग हुआ, IT हुआ, और सिक्लिकल जैसे कि ऑटो और सीमेंट, इन सारे सेक्टर्स में जो ये गिरावट आ रही है, खास करके लार्ज कैप ब्लू चिप कंपनीज में, उसमें इन्वेस्ट करना ही चाहिए। तो फॉर एग्जांपल TCS, इन्फोसिस और विप्रो ध्यान में रख के करेक्शन में, और हालांकि काफी करेक्शन हो भी चुका है, बिल्कुल, तो एक शुरुआत तो हो सकती है। आपने प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस में एक्सिस बैंक का नाम लिया। प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग शेयरों कंपनियों के जो नंबर्स हैं वो कल से शुरू हो जाएंगे। HDFC बैंक, आज येस बैंक का भी नंबर है, और अगले हफ्ते हम देखेंगे एक्सिस बैंक के अलावा ICICI बैंक सोमवार को नंबर्स पेश करेगा। आपका क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं बाजार में दरअसल PSU बैंकिंग स्टॉक्स में लोग खरीदारी करते हुए दिख रहे हैं। अभी PSU बैंक्स में तो इसलिए खरीदारी हो रही है, 2 रीजन है। एक तो स्टॉक्स काफी गिर गए थे, क्योंकि इस क्वार्टर में एसेट क्वालिटी का कमेंट्री काफी बैंक्स का खराब था,
तो स्टॉक्स वैल्यूएशन वाइज बहुत सस्ते हो चुके थे। और दूसरा, जब आरबीआई ने अपना स्टैंड चेंज किया कि पहले ये था कि भाई अगर आप छोटी बैंक हो और आपका आरओई और आरओए बिलो एवरेज आरओए है पीएसयू पैक के, तो आपको गवर्नमेंट से पैसा नहीं मिलेगा। फिर रिसेंटली जब आरबीआई ने अपना स्टैंड चेंज किया कि ऐसा नहीं होगा और दूसरे पैरामीटर्स को इंक्लूड करके ऐसा नहीं होगा कि इन छोटी पीएसयू बैंक्स को गवर्नमेंट से पैसा नहीं मिलेगा, तो ये दो फैक्टर्स का पहले तो ऐसा लगता है कि ये सब छोटी बैंक्स ग्रो ही नहीं कर पाएंगे बिकॉज कैपिटल ही नहीं है। बिल्कुल। तो एक असेट क्वालिटी इश्यू था और एक कैपिटल इश्यू था, तो अभी एटलीस्ट कैपिटल इश्यू में रिलीफ आ गई है। असेट क्वालिटी इश्यू इज रिलेटेड टू इकोनॉमी। जैसे ही इकोनॉमी अगले 2-3 क्वार्टर के बाद सही तरह से रिवाइवल करेगी तब ये असेट क्वालिटी इश्यू चले जाएंगे। तो ये एक है, लेकिन अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू लेके चले तो जब अपना जीडीपी ग्रोथ 7.5% की तरफ जाएगा और जब क्रेडिट ग्रोथ रियली 15 से 20% रिक्वायर्ड होगा, तब उन बैंक्स को जिनके पास पूरी मात्रा में कैपिटल है और जिनको असेट क्वालिटी इश्यूज कम है या तो पीछे छूट चुके हैं, वो उनको मार्केट शेयर गेन करने का बहुत बड़ा मौका मिलेगा। ऑलरेडी अभी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स काफी मार्केट शेयर गेन कर रही है फ्रॉम पीएसयू बैंक्स। तो मेरे हिसाब से अगर सेक्युलर अर्निंग ग्रोथ आप देखें विदाउट डाउनसाइड रिस्क, तो आप प्राइवेट सेक्टर बैंक में 15 से 20% सेक्युलर अर्निंग ग्रोथ देख सकते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। पीएसयू बैंक्स अभी तो एक ट्रेडिंग का मौका दे रहे हैं और मैं आशा करता हूं कि कोई बड़ी एसेट क्वालिटी इश्यू ना आ जाए, बट नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग ये बोल भी रहे हैं कि सबसे ज्यादा एसेट्स ये रिजल्ट्स को लेकर चिंताएं हैं तो वो पीएसयू बैंक से ही है। एसेट क्वालिटी भी शायद ठीक ना होती दिखे इस तिमाही में और ग्रोथ भी बहुत कम होगी, क्रेडिट ग्रोथ है नहीं। तो ऐसे में फर्ज करें कि किसी पीएसयू बैंक का नतीजा आ रहा है कमजोर है, पहले से एक्सपेक्टेशन कम है, उसके बावजूद और खराब आ रहा है, एसेट क्वालिटी खराब हो रही है, स्टॉक में एक अच्छा शार्प करेक्शन आता है। खासतौर से पिछले 2-3 तिमाहियों से सारे पीएसयू बैंक ने नतीजों के बाद बड़ा मूव दिया है, चाहे वो ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ, डबल डिजिट। तो क्या ऐसे में वो पीएसयू बैंक आपकी लिस्ट में होंगे खरीदारी के लिहाज से? तो मेरा ये मानना है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और पंजाब नेशनल बैंक, जो 3 टॉप पीएसयू बैंक है, उनमें ज्यादा करके इन्वेस्ट करना चाहिए बिकॉज अल्टीमेटली जब ग्रोथ रिवाइव होगा, और इंसिडेंटली ये है कि ये तीनों के पास कैपिटल काफी अच्छा है। ऑल्दो एसबीआई ने रिजोल्यूशन लिया है कि उन्हें 15,000 करोड़ रुपए रेज करने हैं, जिसमें से उनको 3,000 करोड़ गवर्नमेंट से मिल भी गए, लेकिन वो एक अहेड ऑफ ग्रोथ उनको पैसा रेज कर लेना है सही टाइम पे मार्केट से। अदरवाइज कैपिटल की उन्हें कोई जरूरत नहीं है एज ऑफ नाउ अगले 6 से 12 महीनों के लिए। तो ये जो वेल कैपिटलाइज पीएसयू बैंक है उसमें अगर कोई अच्छा प्राइस पॉइंट आता है तो डेफिनेटली खरीदना चाहिए। ये भी बताइए, अगले हफ्ते भारतीय एयरटेल आइडिया के नंबर्स भी आने वाले हैं मंगलवार को। टेलीकॉम स्पेस से क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी इस बार? तो मेरा ये मानना है कि टेलीकॉम स्पेस में एक अच्छी रैली हो चुकी है। आइडिया 145 से 190 आ चुका है, या भारती 330 से 390 400 जा चुका है, और टैरिफ ऑन द ग्राउंड लेवल इतने बढ़ते हुए दिख नहीं रहे, और प्लस रिलायंस जियो की एंट्री कभी भी इस सेगमेंट में हो सकती है। तो आई थिंक टेलीकॉम शेयर्स में हालांकि ऑन अ डिप दे विल आल्सो बिकम अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, बट आज की भाव में मैं खरीदी की सलाह नहीं दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया पराग आपका हमारे लिए वक्त निकाल कर आज सारे स्टॉक सेक्टर्स और बाजार पर अपनी राय रणनीति हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो बेहद इंटरेस्टिंग शुरुआत की है भारतीय बाजारों ने। 100.2% सेंसेक्स और निफ्टी पर 8,400 का अहम लेवल। देखना होगा ये मजबूती सस्टेन हो पाती है या फिर कुछ और उतार चढ़ाव पड़ेगा। पहला सौदा में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आवाज आईपीएल। नमस्कार।